फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की अपनी क्लास को। अभी हम लोग जो हमारा यूपीपीसीएस प्रीलिम एग्ज़ाम लगा हुआ है 12 अक्टूबर को, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एकदम डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। अभी हम लोग 2020 का क्वेश्चन देख रहे हैं और 2020 के क्वेश्चन में भी अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 पे आ गए हैं। ठीक है, इसके पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ नया समझने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। आज हम लोग जो हमारा ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वाला सेक्शन है उसको देख लेंगे, मिसलेनियस वाला सेक्शन देख लेंगे, और जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है अभी मैंने उसको अपडेट नहीं किया है दरअसल, तो उसको कल वाली वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चंस इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से पूछे गए थे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा सुना होगा कि चंबल जो अभ्यारण्य है वो 3 स्टेट्स में फैला हुआ है। कहाँ पे नहीं फैला है ये आपको बताना है। तो जो चंबल अभ्यारण्य है वो देखिए हमारे यूपी, एमपी और राजस्थान में है। कहाँ पे है? यूपी, एमपी एंड राजस्थान। तो जाहिर सी बात है कि ये हरियाणा में नहीं होगा। ऑप्शन जो सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देखिए कि जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है, ये भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है, एक रिजर्व एरिया है। चंबल नदी पर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ट्राई जंक्शन पे। ठीक है, 1978 और 1979 के आसपास ये स्थापित किया गया था और इस अभ्यारण्य में लाल मुकुट वाले कछुओं तथा गंगा डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा, ये उस टाइम से करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कि भारत सरकार ने जुलाई 2020 में बाघों की गणना जो है 2018 वाली जो थी उसको प्रस्तुत की थी। उसके हिसाब से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो बाघ की जो गणना होती है उससे क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते रहते हैं। कह रहे हैं कि भारत में विश्व की कुल बाघों की जो आबादी है वो 70% है। आगे कह रहे हैं कि भारत में लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं। तो 70% थे कि 75% थी, आपको पता है कि नहीं? तो 70% थी, बाद में जो आई थी उसमें साथ 75 हो गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसकी जो व्याख्या है वो। हालांकि अभी तो बाघ की जो रिपोर्ट है वो नई वाली आ गई है, तो इसको हम लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। नई जो बाघ की जनगणना, मतलब कि बाघों की जो गणना रिपोर्ट नई वाली आई है इसके बाद, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग कहिएगा तो मैं उसका डिटेल में, मतलब जो जो चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं वो बता भी दूंगी, मतलब एक सेपरेट वीडियो बना करके छोटा सा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे एक साइड आपको राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और दूसरे साइड स्टेट्स दिया गया है। चलिए मैच करने वाली बातें हैं, इसमें मैच कर लेंगे। कौन कौन सा नेशनल पार्क दिया है? इंद्रावती, मोल्लेम, कलेसर, बेतवा। और स्टेट्स में आपको झारखंड, हरियाणा, गोवा और छत्तीसगढ़ दिया हुआ है। तो इंद्रावती तो पता ही है मुझे कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ए का 4 देखिए आपको 3 जगह दिया है, मतलब एग्जामिनर ने अपना फुल दिमाग लगाया है कि एक पता है तो उससे नहीं बनेगा। तो चलिए कम से कम एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। अन्य देखते हैं, जैसे मोल्लेम जो है ये मुझे लगता है गोवा में होना चाहिए, अगर इंद्रावती इधर है तो। बी का 3 आपको कहीं दिख रहा है? देखिए अगर बी का 3 होगा तो ऑप्शन ए ही इसका ठीक हो जाएगा। कलेसर जो है ये हरियाणा में होना चाहिए और बेतवा झारखंड में होना चाहिए। इस हिसाब से 4, 3, 2, 1 इसका सही उत्तर, यानी ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है। ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, मोल्लेम गोवा में है, कलेसर हरियाणा में है, बेतला ये आपको झारखंड में मिल जाएगा। हमने नेशनल पार्क से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको आप चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं। वो वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारी वीडियो है, इसको हमने टारगेटेड यूपी SSC पेट के लिए बनाया था, जो भी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है। इसके लिए आप कुछ नहीं करना है, आपको नेशनल पार्क्स जुनून पढ़ाई का ये डाल देना है जाकर के सर्च बार में यूट्यूब के, वहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो वहाँ से जा कर के आप सारे के सारे जो नेशनल पार्क हैं वो देख सकते हैं। नेशनल पार्क से रिलेटेड और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो के थ्रू जानने को मिल जाएंगी। एक जगह आपको नेशनल पार्क से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए सुपोषण यानी यूट्रिफिकेशन से आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सही है के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। दूसरा, ये जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है।
और आपसे कह रहे हैं कौन सा सही है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, नदियों, झीलों तथा तालाबों के जल में अजैविक और जैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि होने से सुपोषण हो जाता है, जिससे जल में जो शैवाल हैं इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। फलतः जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने से जो जलीय जीव हैं उनकी फिर मृत्यु होने लगती है। और आगे देखिए, अवायवीय स्थिति उत्पन्न होने से दुर्गंध युक्त सड़न भी वहाँ पे पैदा हो जाती है। और ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आए दिन पूछते रहते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभिक कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन इसके पहले वाले में यानी 2019 वाले में भी पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया, आगे भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्रोनोलॉजी वाला। ठीक है, तो इसके लिए तो आपको ईयर याद करना पड़ेगा। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में स्टार्ट हुआ। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन यही पूछा था कि 1992 की एक घटना है, आप लोगों ने कमेंट ही नहीं किया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम क्या है, तो जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है ये 1972 का है। वहीं अगर जैव विविधता अधिनियम की बात करें तो ये 2002 का है। अगर आप लोग इसको क्रोनोलॉजी में सेट करेंगे तो तीन के बाद फिर क्या आएगा, यानी कि सबसे पहले तो तीसरा वाला आएगा 1972, फिर उसके बाद 1973 यानी कि पहला वाला। तो इसको अगर हम सेट करें तो तीन के बाद एक के बाद क्या आएगा, एक के बाद आप देखिए आएगा 2, फिर उसके बाद आएगा 4, यानी कि 31-24। तो देखिए कहाँ पे है 31-24, रोमन अंक में लिखा हुआ है। 3 देखिए केवल और केवल यहाँ, उसके बाद यहाँ, फिर ठीक है, उत्तर हमको मिल गया ऑप्शन सी वाला। ठीक, तो इसका हमने आपको एक्सप्लेनेशन पहले ही दे दिया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहे हैं एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए, जैव भू रसायन चक्र, जैव भूगर्भिक चक्र, पारिस्थितिक अनुक्रम या फिर जैवी चक्र। तो ये हो जाएगा बायो जियो केमिकल साइकिल यानी जैव भू रसायन चक्र। ठीक है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को यदि हम देखें और उसके पहले इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो पारितंत्र से पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं। ये बार बार पुनर्चक्रित होते रहते हैं। जैविक और अजैविक तत्वों का संचरण जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल में कई बंद तंत्रीय चक्रों के द्वारा होता है। एक पारितंत्र में विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को क्या कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र आते हैं। और इन सब जो चक्र है ना, इनको भी हम लोगों को सेपरेट पढ़ना पड़ता है क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और अगर आप लोगों में कोई भी भाई बहन नया आया हुआ है तो याद रखिएगा कि हर दिन शाम को 6 बजे ये क्लासेस आपको प्रीमियर में मिलती हैं हमारे इसी चैनल पे। और अगर कोई लोग घटना चक्र हिस्ट्री कंप्लीट करना चाहते हैं तो हम अपने इसी चैनल पे 11 बजे दिन मतलब कि सुबह में वो सॉल्व करा रहे हैं। आप उसके साथ जुड़ करके अपनी जो घटना चक्र हिस्ट्री है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हम लोग उसमें ज्ञान धर्म को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हरितगृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत टेम्परेचर क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। 0 डिग्री, -18 डिग्री, 5 डिग्री सेल्सियस या फिर -20 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन बी। तो आप देखिए हरितगृह प्रभाव क्या है, तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा किसी ग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। इन हरितगृह गैसों में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन आदि जो गैसें हैं वो मिल जाएंगी। इन हरितगृह गैसों के अभाव में पृथ्वी का औसत जो तापमान है वो कितना हो जाएगा, तो -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है वो क्या कहलाता है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए, पारिस्थितिक अनुक्रम, शीयर, समुदाय गतिकी या जैव भार का पिरामिड। और ये क्वेश्चन जानते हैं कहाँ पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन 2024 वाले प्रीलिम्स में पूछा गया था। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर चेंज होता है वो शीयर कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी वाला। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के अनुक्रमों की संक्रमणकारी अवस्थाओं को क्या कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है शीयर। ठीक है, यह पारिस्थितिक तंत्र के श्रृंखलाबद्ध क्रमिक जो डेवलपमेंट है यानी क्रमिक जो विकास है उसको दर्शाता है। और ये क्रमिक विकास प्राथमिक अनुक्रम से स्टार्ट होकर अंतिम अनुक्रम अर्थात जलवायु चरम तक होता है।
जबकि लंबी अवधि में समय के साथ किसी पारिस्थितिकी समुदाय के प्रजाति संरचना का क्रमशः बदल जाना, ये क्या कहलाता है? ये पारिस्थितिक अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि पोषकीय यानी सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन क्या है? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टूरिस्ट, यानी कि जो टूरिस्ट हैं उनका नंबर बढ़ाना। दूसरा कह रहे हैं कि टू मैनेज मास स्केल टूरिज्म एंड मतलब स्मॉल स्केल ट्रेवल, यानी बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंध करना। तीसरे में कह रहे हैं कि टू मैनेज टूरिज्म एंड एनवायरनमेंट वाइल मेंटेनिंग कल्चरल इंटीग्रिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंध करना। और लास्ट क्या है? नन ऑफ द एबव। तो बस ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देखिए कि पोषकीय पर्यटन का जो मुख्य उद्देश्य है वो सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना है। ठीक है, बटलैंड कमीशन जो कि 1987 में बना था, इसमें सतत पर्यटन की अवधारणा जाकर के डेवलपमेंट हुई, मतलब इससे डेवलप हुई थी। ठीक है, ऑप्शन इसका हमने सी वाला देखा, ठीक था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको ये बताना है कि नेचुरली नहीं पाई जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन ए। तो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगी, मीथेन है, ओजोन है और वाटर वेपर भी है। जबकि कृत्रिम रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस में नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग CFC कहते हैं, जो कि जो रेफ्रिजरेटर वगैरह है उनसे निकलती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जीवाश्म ईंधन जैसे डीजल या कोयले के दहन स्वरूप उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? ठीक है, तो आपको नहीं कौन सा है वो बताना है। पहला परिचालन पर्यावरण यानी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, दूसरा फिजिकल एनवायरनमेंट यानी भौतिक पर्यावरण, तीसरा है कल्चरल एनवायरनमेंट यानी सांस्कृतिक पर्यावरण और चौथा है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट यानी कि जैविकीय पर्यावरण। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होना है वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला यानी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो देखिए सामान्यतः पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविकीय पर्यावरण आते हैं, जबकि परिचालन पर्यावरण इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन इसका हमने देखा पहला ही गलत था। आगे देखिए कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन देखिए एल्टन, बेनेट, बर्कले या रेटजेल। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेनेट। ठीक है, ऑप्शन बी। तो पारिस्थितिकी संक्रमण की जो अवधारणा है इसका सर्वप्रथम प्रयोग बेनेट के द्वारा किया गया। वास्तव में पारिस्थितिकी संक्रमण यानी इकोटोन दो बायोमों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहा जाता है, जहां दो समुदाय मिलते हैं और एकीकृत डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? पहला क्या है? राइज इन सी लेवल यानी समुद्र जल का स्तर जो है बढ़ना, दूसरा हिमनद का पिघलना, तीसरा है बीमारियों का फैलना और चौथा है प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। इसको देख के ही लग रहा होगा कि अगर सारे ऑप्शन कहीं दिए होंगे तो उसी को सही टिक कर लेना है। तो बस ऑप्शन डी में दिया गया है कि सारे के सारी चीज़ें जो है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में जो ह्यूमन गतिविधियों के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है, इसके परिणाम स्वरूप आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे समुद्र का जो मतलब सी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, जो हिमनद है यानी कि जो आइस ट्यूब्स हैं वो मतलब कि पिघल जाएंगे, बीमारियों का खतरा आए दिन बढ़ता रहेगा, प्रवाल भित्ति मतलब कि इनका कलर जो होता है प्रवाल का वो उड़ जाएगा और नदियों में बाढ़ आएगी। अब देखिए जब हिमनद पिघलेंगे तो नदियों में बाढ़ आना स्वाभाविक ही है। वर्षा का जो प्रतिरूप है वो परिवर्तन होगा, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होगी, कभी अकाल टाइप की स्थिति आ जाएगी और फिर प्रदूषण में भी वृद्धि। इन तरह की जो मतलब की समस्याएं हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला कह रहे हैं कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, दूसरा ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट, अभी हमने देखा था 1987 के आसपास की थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और दूसरा मतलब लास्ट है द लिमिट टू ग्रोथ। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, मुझे इसका दरअसल ईयर नहीं याद है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, तो द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट जो है ये कब की है? 1972 की है। ठीक है, देख लीजिए। ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट मैंने अभी बताया 1987 की है।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1989 मतलब 1989 में इसका प्रवर्तन किया गया था, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 से ही रिलेटेड है। और रियो पृथ्वी सम्मेलन ये तो सबको पता है 1992, ठीक है। और अभी हमने और एक चीज़ देखा था 1992 में, क्या देखा था जरा कमेंट करके बताइए। तो आगे देखिए कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना क्वेश्चन बनता है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, जिसका आप मतलब अभी देखिए जब से आप लोग हमारे साथ जुड़े होंगे आपने देखा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हर साल 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी 3-4 क्वेश्चन तक चले जाते हैं। तो 1987 में जो संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, उसके उपरांत देखिए धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा स्टार्ट हुई। और वो प्रतिवेदन क्या था, कुल मिलाकर के ना उसकी थीम क्या थी ये पूछ रहे थे। तो ऑप्शंस देखिए, जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन बिल्कुल नहीं, दूसरा आवर कॉमन फ्यूचर, तो बस यही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा अपना ऑप्शन बी वाला यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। तो सतत विकास की जो अवधारणा है इसका प्रतिपादन 1987 में ब्रटलैंड आयोग ने किया था। ब्रटलैंड आयोग के द्वारा जारी जो पत्र है था उसी का जो है थीम था आवर कॉमन फ्यूचर यानी हमारा साझा भविष्य। और इसी में पहली बार सतत विकास शब्द का जो प्रयोग है वो किया गया। एनसीईआरटी भूगोल जो है ना उसमें क्लास 6 से ही आपको ये देखने को मिलने लगेगा। आगे देखिए, सतत विकास की अवधारणा के तहत वर्तमान पीढ़ी अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करती है कि उसका न्यूनतम क्षरण हो और भावी पीढ़ियां जो है वो प्राकृतिक संसाधनों से वंचित ना हो। अर्थात जो भी नेचर के द्वारा चीज़ें हमें प्राप्त हैं उसका हम इस तरह से यूज़ करें कि हमको भी आसानी रहे, हम भी मतलब कि उसको यूज़ कर लें और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी वो चीज़ें बची रहें। ऐसा नहीं कि हम ही लोग सब यूज़ कर जा रहे हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ था, वो केवल किताबों में पढ़ रहे हैं कि हमारे से पहले वाली जो पीढ़ी थी उनके जीवन में इस तरह की चीज़ें थी। तो मतलब इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि भावी पीढ़ियों के लिए बचा करके अपनी वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करें, ठीक है। आगे देखिए, तो सतत विकास के तहत पर्यावरण और पारिस्थितिकी को संरक्षित रखते हुए जो डेवलपमेंट है वो किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि 1962 में एक रिपोर्ट आई थी, और मतलब सॉरी रिपोर्ट नहीं थी, पुस्तक आई थी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली थी। उसके लेखक कौन थे? ऑप्शन देखिए कि कैरोलिन मर्चेंट नहीं, मार्क्स जी भी नहीं थे, रेचल कार्सन हो जाएंगे, ऑप्शन सी, ठीक है। तो साइलेंट स्प्रिंग की लेखिका कौन थी? ये थी रेचल कार्सन, और ये पुस्तक 27 सितंबर मेरा बर्थडे 1962 को प्रकाशित हुई थी। ये पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित है। रेचल कार्सन एक अमेरिकी पर्यावरणविद थी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, ठीक है। मतलब कारण तो होगा लेकिन मेन कारण कौन सा नहीं है वो बताना है आपको, ठीक है। तो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना ये तो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से जो है उनका मतलब कि प्रवसन होता है, मतलब प्राणियां जो है जो प्राणी है वो विलुप्त हो रहे हैं। दूसरा क्या है कि जंगलों में आग लगा देना, तो हाँ जंगल में आग लगेगी तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारे जीव जंतु मर जाते हैं बेचारे। और तीसरा क्या है, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, तो हाँ इससे भी होता है। चौथा, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अब अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो उनका नाश कहाँ होगा, फिर तो विलुप्तीकरण होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का जो प्रमुख कारण है वो प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, जंगलों में आग लगना, वन्य प्राणियों का अवैध व्यापार, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान उस टाइम पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो मेन करंट अफेयर है अपना उसको हम कल जो है रिन्यू करके पूरा अपडेट करके फिर कराएंगे। तो उस समय ना 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर में उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड। एक उत्तर प्रदेश की योजना है हृदय योजना, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। उसी के बारे में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है, उसका आपको नाम बताना है। तो दो हमारे इसके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थे, कौन कौन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला यानी कि पहला और दूसरा, अर्थात वाराणसी और मथुरा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा। तो इसको आप देख लीजिएगा, नहीं देखा हम बता ही देते हैं, हालांकि दोबारा पूछे जाने के चांस कम है। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट और ऑगमेंटेशन योजना है जिसको हृदय कहा जाता है शॉर्टकट में, कब स्टार्ट हुई थी? तो 21 जनवरी 2015 को। हो सकता है ना ये मतलब कि योजनाओं के थ्रू जो है आपसे पूछ लें कि योजना दे दें, एक साइड आपको ईयर दे दें, उसको मैच करने को आ जाए। इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत बन रहे हैं।
आगे देखिए, इस योजना का लक्ष्य क्या था कि देश भर में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण, उनका पुनरुद्धार करना। और इस योजना के तहत टोटल 12 शहरों का चयन किया गया था। उसमें कौन कौन थे? तो इसमें आपको अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बदामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, वाराणसी, पुरी और वेलकंत्री और वारंगल की ऐतिहासिक इमारतें जो हैं उनका पुनरुद्धार किया जाना था। यानी कि ऐसा नहीं कि केवल यूपी में था, नहीं, देश के भीतर मतलब कि इसमें चयन करना था। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क। तो इस तरह का जो भी अगर कुछ खास हो रहा है तो समझ लीजिए कि एक बार नोएडा में ही हो सकता है, अगर आपको ना उत्तर पता हो तो। और उत्तर प्रदेश में कुल जो स्मार्ट सिटी योजना है उससे आच्छादित कितने थे? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 10 स्मार्ट सिटी बनाए जाने थे। हमको तो याद नहीं है, जब हम लोग एफएम सुना करते थे तब रेडियो पे सुनते थे, मतलब उत्तर प्रदेश का जो अपना इलाहाबाद प्रयागराज है उसको स्मार्ट सिटी बनाना था। क्या स्मार्ट सिटी बन चुका है इलाहाबाद? जो लोग इलाहाबाद के हों वो लोग बताएं, क्या इलाहाबाद स्मार्ट सिटी बन चुका है? स्मार्ट सिटी बनने से क्या कुछ चेंजेस आए हैं अगर बन गया है तो? क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, आप लोगों को पता होगा जो वहाँ के होंगे। तो यहाँ देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन कब स्टार्ट किया गया, ध्यान से देख लीजिए डेट वगैरह, कि 25 जून 2015 को स्टार्ट किया गया। और इस मिशन का जो उद्देश्य है वो क्या था कि भारत के शहरों में आधारभूत संरचना का डेवलपमेंट करना और मूलभूत सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराना। और इस मिशन के तहत अखिल भारतीय प्रतियोगिता के 4 राउंड के जरिए 100 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया था, टोटल 100, ठीक है। और इसमें उत्तर प्रदेश के 10 शहर थे। कौन कौन? लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद, आगरा, झांसी, वाराणसी, बरेली, कानपुर, ठीक है। तब की बात है ये, मतलब यही 2015-16 के आसपास। 2016 तक मेरे पास कीपैड वाला फ़ोन था, उसी में मैं ये जो मतलब कि एफएम वगैरह है वो सुना करती थी, और उसी में मैंने ये स्मार्ट सिटी वाला सुना था। बहुत एफएम पे आया करता था, स्मार्ट सिटी बनाना है, इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी बनाना है। चलिए देखते हैं, 2017 से फिर स्मार्टफोन हो गया अपने पास। आगे देखते हैं, करंट अफेयर वाला सेक्शन हमने कहा कि अब हम कल सॉल्व कराएंगे। अन्य जो ऑप्शन है मिसलेनियस, उसको देखते हैं। तो मिसलेनियस से देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत में मिट्टी बचाओ जो आंदोलन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ठाणे महाराष्ट्र, दूसरा है मैसूर कर्नाटका, तीसरा है दरभंगा बिहार, चौथा है होशंगाबाद एमपी, ठीक है। तो ये क्या है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश से ये स्टार्ट हुआ था। आगे देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनके जो अध्यक्ष रही हैं उनका क्रम आपको लगाना था, और ये सबसे बेकार टाइप का क्वेश्चन लगता है। कौन कौन दिया है? जयंती पटनायक, ममता शर्मा और डॉक्टर गिरिजा व्यास और डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों को ये तो इन सब में ये तो हम जानते हैं ना कि जयंती पटनायक सबसे पहले आएंगी, तो हम लोग विकल्प में देखेंगे जहाँ पे जयंती पटनायक सबसे पहले आ रही हैं उस ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो ये देखिए, 2 ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे जयंती पटनायक जी पहले आ रही है, तो कम से कम 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो ही रहे हैं। तो इसका उत्तर जो है देख लीजिए, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है भारतीय संसद के द्वारा 1992 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 को गठित हुआ था। इस आयोग के बारे में आपको जानना चाहिए, इसके अध्यक्ष और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। आगे देखिए, ये एक कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है, ठीक है, संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनका संविधान में कहीं मतलब कि जिक्र हो, तो ये एक संवैधानिक आयोग बिल्कुल भी नहीं है, सांविधिक निकाय है, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों का कालानुक्रम आपको दिया गया है। जयंती पटनायक 1992 से 95 तक रही हैं, फिर वी मोहिनी गिरी आती हैं और 1995 से 98, फिर विभा पारसारथी 99 से 2002, उसके बाद पूर्णिमा आडवाणी 2002 से 2005, फिर उसके बाद गिरिजा व्यास जी 2005 से 8 तक, फिर गिरिजा व्यास दोबारा से पुनर्नियुक्त होती हैं 2008 से 11 तक, और उसके बाद फिर ममता शर्मा जी आती हैं, ठीक है, 2011 से 14 तक, फिर उसके बाद ललिता कुमार मंगलम 2014 से 18 तक, उसके बाद रेखा शर्मा जी आई और 2018 से अब तक नहीं है, अब चेंज हो चुकी है। मेरे ख्याल से विजया रहाटकर जी अभी जो है महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो अभी जो है ये पोजीशन चेंज हो चुकी है, रेखा शर्मा अब नहीं रह गई हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग, वैसे मुझे याद है विजया रहाटकर जी ही हैं, ठीक है, विजया रहाटकर जी अभी जो है महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा, जयंती पटनायक को सेपरेट क्वेश्चन भी बना है कि पहली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी, तो ध्यान रखिएगा जयंती पटनायक जी, ठीक है। तो अभी पिछले साल ही ये विजया रहाटकर जी महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है, तो थोड़ा महिला आयोग के बारे में डिटेल में जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि, और हाँ, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो जो पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक है ना, उसमें आपको पीछे साइड दिया हुआ है ये सब,
जो आयोग वगैरह हैं उनके बारे में। असरसम रीजन का क्वेश्चन आ रहा है, कह रहे हैं कि सुक्रोज की अपेक्षा जो प्रतीप शर्करा है वो अधिक मधुर होती है। अच्छा, फिर प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। हमारे पास जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आप देख लीजिए, बी वाला ठीक हो जाएगा कि कथन और कारण अपने आप में दोनों ही सही है, बस इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो प्रतीप शर्करा जो है वो सुक्रोज की अपेक्षा ज़्यादा ही मिठास होती है उसमें। इसकी मधुरता का कारण क्या है, तो फ्रैक्टोज के द्वारा जो इसको मिठास है वो प्राप्त होती है, इस वजह से ये ज़्यादा मीठी लगती है। प्रतीप शर्करा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण होती है, ये सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ क्या कह रहे हैं, तो ये लॉकडाउन से रिलेटेड 2019-20 में तो देख ही रहे थे हम लोग। तो लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त जो असाधारण शक्तियाँ हैं उनको विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ, ये आपको बताना था। ऑप्शन देखिए, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, तो ये तो होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। मुझे तो लग रहा है 14 होना चाहिए इसका, और 14 जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 24। ठीक है, यानी कि दूसरा कौन सा है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, सॉरी मेंटल हेल्थ वाला क्यों आएगा, सॉरी दूसरा ही आएगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 से। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से आ रहा है कि मानव गरीबी सूचकांक, मानव ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या उसी को कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई। लेकिन मानव विकास रिपोर्ट इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक के द्वारा किस वर्ष प्रतिस्थापित कर गया, ये बताना है। 1999, 2005 या 15 या 2010, तो ये हो जाएगा 2010। ठीक है, तो इसको MPI यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ह्यूमन कौन सा था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, चलिए तो 2010 हो जाएगा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वो ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI के द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2010 में विकसित किया गया। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक टोटल 10 मानक कौन कौन से हैं, एक तो पोषण है, दूसरा बाल मृत्यु दर, स्कूल शिक्षा के वर्ष, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, घरेलू संपत्ति, इन सारे आधारों पर तैयार किया जाता है। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है अभी इसकी जो रिपोर्ट है उसको आपको देखना चाहिए, ये तो पुरानी रिपोर्ट है। ठीक है, नया जो रिपोर्ट आया है उसको आपको जरूर देखना चाहिए। आगे देखिए ट्रैवल और टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है वो आपको बताना है, और इसका उत्तर क्या हो जाना है, पहले विकल्प देखिए, विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व आर्थिक मंच या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अब देखिए मिसलेनियस में ना ये वर्ल्ड बैंक, मुद्रा कोष, आर्थिक मंच, ये सारी जितनी संस्थाएं आपको दिख रही हैं इनसे सेपरेट क्वेश्चन बनता है, इनकी स्थापना कब हुई, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर हाल ही में इनके जो हेड वगैरह हैं उनकी नियुक्ति वगैरह हुई हो तो वो भी पूछ लिया जाता है, और इनसे इनके द्वारा कौन सी रिपोर्ट निकलती है ये भी पूछा जाता है। आपने देखा होगा 2024 में एक साइड जो है ये सारी मतलब कि क्या बोलते हैं इनको संस्थाएँ दी थी, दूसरी साइड इनके द्वारा कौन सी रिपोर्ट निकलती है उसको मैच करना था। तो इन सबको ना मिसलेनियस में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, खुद से देखिए। और चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी वाला यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना मुझे जहाँ तक याद है 1972 में हुई थी, कोलोगनी में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए देखते हैं, तो विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। 2019 में इस सूचकांक में भारत 34वें स्थान पर था। अभी नया जो है आंकड़ा आपको देखना चाहिए। और चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई, कौन सा एक महत्वपूर्ण नहीं था। अब जैसे कल हम आपको करंट अफेयर अपडेट करेंगे ना, तो उसमें ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनको भी अपडेट करके दे देंगे, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, हम ये कह रहे हैं कि आप देखिए, लेकिन हम भी अपने तरफ से प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि ऐसे छोड़ देंगे बेसहारा टाइप का। चलिए कह रहे हैं कि कौन सा मतलब 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों से मतलब पक्षों की विस्तार से चर्चा की गई, निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें इंपॉर्टेंट नहीं था। ऑप्शन देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, ये तो होना ही चाहिए इंपॉर्टेंट, पर्यावरण प्रदूषण, ये भी है, राजनीति विकास नहीं होगा, और सामान्य जन मतलब कि सामान्य पर विस्थापन और पुनर्वास, ये भी होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सब ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी मार्जिनल वैन की संकल्पना जो है वो प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया। ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, लुई वर्थ या फिर लुई डुमांट। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉबर्ट ई पार्क यानी ऑप्शन ए वाला। ठीक है, तो रॉबर्ट ई पार्क अमेरिकन समाजशास्त्री थे। इन्होंने सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी मार्जिनल वैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया। और इन्होंने मानव पारिस्थितिकी और नस्ल संबंधों, मानव प्रवास, सांस्कृतिक आत्मसात। अब आत्मसात ना हिंदी से सेट में पूछा जा सकता है कि इसकी वर्तनी सही क्या होगी, और जो ताम में लास्ट में हलंत लगा उसको नहीं लगा के देंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, गलतियाँ हो जाएंगी। और सामाजिक आंदोलनों में भी प्रमुख भूमिका जो है वो निभाई। ठीक है, तो यही इतने क्वेश्चंस थे और इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग वही जो करंट अफेयर वाला अपडेट है उसको कर लेंगे, फिर 2021 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाईएस्ट 10 दिन में ये सारा का सारा जो PYQ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।